नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम लवानिया आपका गुरु कृपा क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रीट लेवल सेकंड एंड रीट लेवल फर्स्ट में हम जो कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रोटीन। वो टॉपिक हमारा हम बात करेंगे प्रोटीन। जैसा कि आपको मालूम है, हम सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस डाइट जिसे अपन संतुलित भोजन के नाम से या संतुलित आहार के नाम से जानते हैं, संतुलित भोजन या संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। ये संतुलित भोजन क्या होता है? क्योंकि प्रोटीन को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम बैलेंस डाइट क्या होती है। जो बैलेंस डाइट होता है, संतुलित भोजन एक ऐसा भोजन होता है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक विद्यमान रहते हैं। ऐसा भोजन संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट के नाम से जाना जाता है। यदि हम घटक के बारे में बात करें तो ये कि संतुलित भोजन के जो आवश्यक घटक होते हैं, उन घटकों में सबसे पहला हमारा आएगा इसके अंदर प्रोटीन, एंड सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट, थर्ड इज विटामिन्स, जल और अन्य में हमारे जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं या जितने भी खनिज लवण होते हैं, वो सारे के सारे जो हमारे खनिज होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? अन्य में आएंगे इधर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा सीटेट का जितना भी हमारे एग्जाम हुए अब तक, उन सीटेट के एग्जाम्स के अंदर लगभग एक क्वेश्चन हमारा प्रोटीन के अंदर से हर बार आया है। और इस वर्ष भी जो 2020 में जो हमारा सीटेट होगा उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोटीन टॉपिक में से हम इसको क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि इसके अंदर से हर वर्ष हमारा कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारा 100% आएगा इसके अंदर से। तो हम यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। तो देखें मित्रों इधर, प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण, यानी प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन चार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यानी इन चारों से मिलकर के हमारा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर के हमारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? वो पदार्थ हमारा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जबकि अपन बात करें किसके बारे में? थोड़ा मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में लूंगा इधर। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना इधर, इनमें डिफरेंस हमारा इतना ही है कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर के हमारा जिन पदार्थ का निर्माण होता है वो पदार्थ हमारा कौन सा है? प्रोटीन। यानी ये प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाएगा। जबकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट में हमारा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है इसके अंदर केवल पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के हमारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि हम बात करें किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन जो होती है उसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चार एलिमेंट से मिलकर के हमारा जो हमारा पदार्थ बनेगा, ये पदार्थ हमारा किसके नाम से जाना जाता है? प्रोटीन्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब यदि मैं इसके बारे में बात करूं यहाँ पे इधर, इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है? फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है, सल्फर। इसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर। जो आपको बुक्स के जितनी भी हैं बाजार के अंदर अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूं आपको, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा जो है उसमें अलग से दिया गया है कि इन चारों एलिमेंट्स के अलावा
जो इसमें अनेक तत्व की अधिकता जो अन्य तत्व पाया जाता है वो हमारा कौन सा एलिमेंट है, वो हमारा सल्फर है। सल्फर जिसका सिंबल हमारा क्या होता है, एस। क्या होता है, एस। सल्फर जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, एस होता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एस है। यहां पे खोज के बारे में यदि बात करें अपन, तो यह खोज के बारे में यदि बात करूं मैं इधर, तो प्रोटीन की खोज का जो श्रेय जाता है ये जाता है बर्ज़िलियस। प्रोटीन की जो हमारा खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, प्रोटीन की खोज का श्रेय बर्ज़िलियस नामक साइंटिस्ट को जाता है। किस साइंटिस्ट को जाता है, ये प्रोटीन का जो खोज है उसका श्रेय हमारा किसको जाता है, बर्ज़िलियस नामक साइंटिस्ट को जाता है। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक, ये हमारे कौन थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। यानी स्वीडिश वैज्ञानिक जो हैं इनको हमारा किसका श्रेय जाता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है। आगे यदि अपन बात करेंगे इधर, यदि हम बात करें इसके बारे में, ये बर्ज़िलियस तो हमारा इसकी खोज यानी प्रोटीन की जो हमारा खोज का जो श्रेय जाता है वो बर्ज़िलियस को जाता है। जबकि हमारे एक डच वैज्ञानिक थे, जबकि हमारे एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डच वैज्ञानिक मुल्डर। डच वैज्ञानिक जिनका नाम था मुल्डर, इन्होंने इस प्रोटीन शब्द का नामकरण किया। यानी दोबारा देखें जरा इधर, मैंने बताया अभी जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर के होता है। इसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर कंटेन भी पाया जाता है। और खोज के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहां पे इधर खोज जो की गई है वो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हमारे वो बर्ज़िलियस थे, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। और यहां डच वैज्ञानिक जो था मुल्डर के द्वारा इस प्रोटीन शब्द का नामकरण किया गया। तो यहां इस प्रोटीन शब्द का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम यदि आता है पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो हमारा आपको लिखना होगा मुल्डर। और यदि हमारा खोज का यदि श्रेय जाता है, खोज यदि आती है कि प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो प्रोटीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट हमारे थे बर्ज़िलियस। और यदि हमारा क्वेश्चन आता है कि नामकरण का जो श्रेय किसको जाता है, प्रोटीन शब्द का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, वो हमारा मुल्डर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। ठीक, आगे अपन बढ़ेंगे इधर। यहां पर प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने वाला, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने वाला एक आवश्यक घटक है, एक आवश्यक घटक है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने वाला एक बहुत आवश्यक घटक माना जाता है। यह हम कहेंगे ये हमारे शरीर का एक निर्माणकारी इकाई है। तो हमारा क्वेश्चन कहां से कैसे बनेगा, यहां से कि शरीर का निर्माण करने वाली एक आवश्यक हमारे जो घटक होता है, या हमारे शरीर का निर्माण करने वाली निर्माणकारी जो इकाई होती है, ये निर्माणकारी जो इकाई है, इस इकाई का नाम जो है वो क्या है बताइए, प्रोटीन। तो शरीर का निर्माण करने वाली निर्माणकारी जो इकाई मानी जाती है वो प्रोटीन मानी जाती है। अर्थात ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है बोइट। बोइट वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया, बोइट वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया कि वास्तव में शरीर का जो निर्माण करने वाला जो एक आवश्यक घटक होता है, या शरीर की जो निर्माणकारी जो इकाई होती है, उस निर्माणकारी इकाई को हम क्या कहते हैं, उस निर्माणकारी इकाई को अपन प्रोटीन कहते हैं। ऐसा बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो हमारा कौन सा है, बोइट। तो यहां से हमारे वैज्ञानिक से रिलेटेड हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहां से पहला हमारा ये है कि प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन है, बर्ज़िलियस। और एक सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां से ये बनता है कि प्रोटीन शब्द का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, हमारे डच वैज्ञानिक थे हमारे मुल्डर। और एक क्वेश्चन और बनता है हमारे यहां से कि प्रोटीन जो होती है वो हमारे शरीर की एक निर्माणकारी जो इकाई होती है, ऐसा बताने वाला हमारा साइंटिस्ट कौन था, बोइट। तो याद रखना मित्रों, यहां पर 3 क्वेश्चन हमारे साइंटिस्ट से रिलेटेड बनते हैं। अब हम आगे की तरफ इसमें बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। इधर मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इसको। अच्छा, आगे अपन बात करेंगे। इधर मैंने आपको बताया था अभी प्रोटीन्स के बारे में। जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन अमीनो अम्लों की क्या मानी जाती है? बहुलक मानी जाती है। प्रोटीन अमीनो अम्लों की बहुलक मानी जाती है, अर्थात अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा, अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा हमारा क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होगा? अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा, अमीनो अम्लों की बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा हमारा क्या बनता है? प्रोटीन शब्द यानी प्रोटीन का जो है निर्माण होता है। अब ये अमीनो अम्ल के बारे में यदि अपन बात करें तो ये अमीनो अम्ल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। अमीनो अम्ल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो अमीनो अम्ल है, वे अमीनो अम्ल है हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक हमारा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। एक तो है हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल और एक हमारा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये जो आवश्यक जो हमारा अमीनो एसिड होता है, इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता। दोबारा ध्यान देना इधर, आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है। ये अमीनो अम्ल हमारे कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब शरीर के अंदर नहीं होता है तो इन अमीनो अम्लों को हम कहां से ग्रहण करेंगे? इन अमीनो अम्लों को हम बाहर से ग्रहण करते हैं। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने बताया आपको अभी कि अमीनो अम्ल जो होता है, ये अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा या अमीनो अम्लों के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा बनता है प्रोटीन। और यदि मैं बात करूं किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में, तो ये अमीनो एसिड जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक वे अमीनो अम्ल जो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, एक हमारे होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, अर्थात इनको हम कहां से ग्रहण करेंगे? बाहर से। तो बाहर से ग्रहण करने वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे कौन से अमीनो एसिड कहलाएंगे? आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। और वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर के अंदर होता है या हमारे शरीर में होता है, वे अमीनो एसिड हमारे कौन से अमीनो एसिड कहलाएंगे? वे हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, अर्थात इनको बाहर से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। और ये अमीनो एसिड जो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाएगा, इनका निर्माण हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, इनको बाहर से ग्रहण किया जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। और यदि मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं इधर कि टोटल जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनकी संख्या कितनी है? 20। जो हमारे आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं उस आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या हमारी 20 है, जिनमें से 10 हमारे अनावश्यक अमीनो एसिड हैं और 10 हमारे कैसे हैं? आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10। और ऐसे ही हमारा अनावश्यक जो अमीनो एसिड है इनकी संख्या भी हमारी कितनी होती है? 10 होती है। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने अभी आपको बताया कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या भी 10 और अनावश्यक जो अमीनो अम्ल हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इनको बाहर से प्राप्त नहीं किया जा रहा है, तो इनकी संख्या भी हमारी कितनी होती है? 10 होती है। कुल मिलाकर के हमारे 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं यहां पे इधर, तो याद रखना इधर देखो, ये अमीनो अम्ल ये 10 और ये अमीनो अम्ल ये भी 10। ये अमीनो अम्ल प्लस ये वाला अमीनो अम्ल, ये दोनों अमीनो अम्ल, ये वाला अमीनो अम्ल बॉडी के अंदर और ये वाला भी अमीनो अम्ल बॉडी के अंदर, ये दोनों आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं
वह बंध हमारा, यानी जो बंध बनाएंगे वो बंध हमारा कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। दोबारा ध्यान देना इधर, मैंने बताया अभी आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं ये वाले अमीनो एसिड प्लस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अनावश्यक अमीनो एसिड, ये आपस में मिलकर के या आपस में हमारा ये क्या बनाएंगे बताइए? ये आपस में जुड़ करके जो हमारा बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड हमारा कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपस में मिलकर के हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे चले हम इधर, इसको आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन इधर। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान देना इधर, छोटे बच्चों के अंदर जितने भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता वयस्क की तुलना में, छोटे बच्चों में वयस्क की तुलना में प्रोटीन की आवश्यकता कैसे होती है? ज्यादा होती है। तो याद रखना इन छोटे बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो वयस्क की तुलना में कैसी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। या इनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे बच्चों का विकास जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। जो शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, शरीर का जो विकास होता है, शरीर का जो मांसपेशियों का विकास होता है, वो मांसपेशियों का जो विकास होता है वो डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तो बच्चों के आहार के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होना जरूरी माना गया WHO के अकॉर्डिंग? वो WHO के अकॉर्डिंग प्रोटीन की मात्रा को जरूरी माना गया है बच्चों के आहार के अंदर। जबकि हमारे अंदर या एडल्ट के अंदर या वयस्क के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, या हम अन्य स्रोत से भी इसकी क्या कर लेते हैं? पूर्ति कर लेते हैं। जबकि छोटे बच्चों में इसकी मात्रा कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। और अतः जरूरी ये हो जाता है हमारा कि छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार प्रदान किया जाए। इसको आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की तरफ बात करूंगा। चलता हूं मैं आगे मित्रों। आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन यहां से। अब आगे की तरफ हमारा यहां पे पॉइंट है, हमारा प्रोटीन में चलना है अभी हमें। मैं यदि आपको एक बात बताऊं इधर, जितनी भी हमारी औरतें होती हैं, इन औरतों के अंदर जो सामान्य कामकाज करने वाली महिलाएं होती हैं, सामान्य कामकाज करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के लिए लगभग 55 ग्राम पर डे 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोबारा ध्यान दें इधर, मैंने भी आपको बताया कि जो औरतें होती हैं उन औरतों के लिए, जो सामान्य कामकाज करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन सामान्य कामकाज करने वाली महिलाओं के अंदर 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी एक वयस्क महिला के लिए, जो सामान्य कामकाज करने वाली जो महिला है, उसके भोजन में प्रतिदिन लगभग 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और यदि मैं बात करूं गर्भवती महिला के अंदर, गर्भवती महिलाओं में यह आंकड़ा चेंज हो जाएगा भाई हमारा। गर्भवती महिलाओं में लगभग कितना ग्राम? 75 ग्राम पर डे। 75 ग्राम पर डे के हिसाब से क्या होती है? प्रोटीन की यानी बहुत ज्यादा क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना होगा इधर, मैंने बताया अभी कि जो महिलाएं होती हैं, जो हमारे घरों में जो सामान्य कामकाज करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन सामान्य कामकाज करने वाली महिलाओं के अंदर या उनके भोजन के अंदर लगभग 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं के भोजन के अंदर 75 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब यदि मैं आगे बात करूं इधर, सामान्य वयस्क के अंदर, सामान्य वयस्क के अंदर भोजन में, सामान्य वयस्क के अंदर जो भोजन होता है उसका, उस भोजन के अंदर कितने ग्राम? लगभग 50 से लेकर के 90 ग्राम पर डे के हिसाब से हमारे भोजन में किसकी आवश्यकता को माना गया है?
प्रोटीन की आवश्यकता को माना गया है। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करा रहा हूँ इनको हाथों हाथ नोट करते हुए चलें, या फिर आपके मोबाइल के अंदर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने बताया अभी सामान्य वयस्क के अंदर जो हमारा भोजन होता है उस भोजन के अंदर कितना ग्राम, लगभग 55 से लेकर के या 50 से लेकर के 90 ग्राम पर डे के हिसाब से भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता मानी गई है, जबकि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन गर्भवती महिलाओं के लिए 75 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता को माना गया है। और जो सामान्य कामकाज करने वाली जो महिलाएं होती हैं उन सामान्य कामकाज करने वाली महिलाओं के अंदर 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता भोजन के अंदर आकी गई है। ये सारे के सारे आंकड़े किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये WHO के अकॉर्डिंग। WHO का मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे आंकड़े जारी किए गए हैं कि जितनी भी सामान्य कामकाज करने वाली महिलाएं होती हैं 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिलाओं के अंदर 75 ग्राम पर डे के हिसाब से, और एक सामान्य जो वयस्क होता है उसके अंदर 50 से लेकर के 90 ग्राम पर डे के हिसाब से भोजन में हमारी आवश्यकता को माना गया है। किसकी आवश्यकता को माना गया है? प्रोटीन की आवश्यकता को माना गया है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे टॉपिक्स ये हमारे रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड एंड जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव जितने भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हमारा कोई सा भी एग्जाम है, चाहे वो SI का एग्जाम है, चाहे पुलिस का एग्जाम है, विशेषकर रूप से ये जो टॉपिक मैंने बनाया है ये टॉपिक आपको तैयार किया गया है रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए। तो इसलिए आपको डेली आपको लाइव क्लास में आपको 9 बजे डेली लाइव मिलूंगा इधर, ठीक है। आपको डेली में टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा यहाँ पे इधर, और अंत में जब हमारे टॉपिक क्लियर यहाँ से हो जाएगा तो सारे के सारे जितने भी हमारे प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बैलेंस डाइट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा इधर। और जितने भी हमारे एग्जाम हैं अब तक के, चाहे वो CTET का है, चाहे UP टेट का है, चाहे MP टेट का है, चाहे रीट है, चाहे RTET का, जितना भी हमारा सिलेबस हमारा दिया गया है उससे रिलेटेड हमारे जितने भी टॉपिक मैं आपको करवाता जा रहा हूँ उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में जब टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से तो बाद में हम इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे डिटेल से। ओके चलें इधर। अब मैं यहाँ से आगे आपको बताऊंगा इधर, ये यहाँ तक आपको याद हो गया होगा कि सामान्य वयस्क के अंदर जो भोजन में जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी मानी गई है वो 50 से लेकर के 90 ग्राम पर डे के हिसाब से मानी गई है। आप इनका टेलीग्राम भी है, हमारा गुरुकृपा क्लासेस का टेलीग्राम ऐप भी है, टेलीग्राम पर भी हम अपने PDF जो आज हमने बनाया है इसके नोट्स आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो लेक्चरर आने के साथ साथ आपको टेलीग्राम पर भी सारी सामग्री को अवेलेबल करवाया जाएगा। यदि आपको बताने में यदि तकलीफ होती है तो सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी। इनकी PDF आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएगी, इसलिए आप इनको पढ़ते रहें। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा मैटर आपको यहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके चलते हैं आगे। अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे इधर कि सबसे बड़ा यह है हमारे इधर टॉपिक है हमारा प्रोटीन, कि प्रोटीन में सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये शरीर का निर्माण करने वाला एलिमेंट है, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है ये, और ये निर्माणकारी एलिमेंट के रूप में भी माना गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। एक बात ध्यान रखना इधर, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन हमारे शरीर में सेकंड नंबर पर पाया जाने वाला, सेकंड नंबर पर पाया जाने वाला एक पदार्थ है। सेकंड नंबर पर पाया जाने वाला एक क्या है? पदार्थ है, जो हमारे शरीर के अंदर लगभग कितनी % मात्रा में पाया जाता है? 7 से लेकर के 14%। मैंने अभी बताया आपको प्रोटीन हमारे शरीर में दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। अब क्वेश्चन हमारा यहां से यह बनता है कि साहब पहले नंबर पे कौन सा मिलेगा, तो यहां याद रखेंगे इधर कि सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर, सर्वाधिक मात्रा में
हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर लगभग 60 से लेकर के 70% मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? लगभग 60 से लेकर के 70% मात्रा में जल पाया जाता है। ये पहले नंबर पर पाया जाने वाला एलिमेंट है हमारा ये। यह सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की मात्रा पाई जाती है। और जल के बाद हमारे शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर क्वेश्चन बनेगा हमारे यहां से, क्वेश्चन बनेगा कि जल के बाद हमारे मानव शरीर के अंदर जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है या पदार्थ है वो कौन सा है? प्रोटीन। कितनी परसेंट मात्रा में? 7 से लेकर के 14% मात्रा में पाया जाता है ये। और सर्वाधिक मात्रा में किसकी मात्रा पाई जाती है मानव शरीर के अंदर? सर्वाधिक मात्रा में लगभग 60 से लेकर के 70% जो मात्रा में पाया जाता है वो जल की मात्रा पाई जाती है। किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, यहां से यदि हम आगे बात करें इधर, अब यहां से हमारा एक काम है इधर, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब प्रोटीन की कमी से हमारे कौन कौन से रोगों का जन्म होगा? देखिए जरा इधर, पहला रोग है हमारा इधर क्वाशियोरकोर। पहला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकोर। और सेकंड जो हमारा डिसीज है वो सेकंड डिसीज हमारी कौन सी है? मेरस्मस। दोबारा ध्यान दें इधर, मैंने बताया अभी आपको कि प्रोटीन की कमी से हमारे 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक हमारा रोग है क्वाशियोरकोर और सेकंड वाला जो रोग है ये रोग हमारा कौन सा है? मेरस्मस। तो याद रखना इधर, प्रोटीन की कमी से हमारे कितने रोगों का जन्म हो रहा है? 2 रोग। कौन कौन से रोग? क्वाशियोरकोर और एक हमारा कौन सा है? मेरस्मस। यहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपको ऑप्शन मिलेंगे 4। ऑप्शन नंबर 1 में फलाना रोग, सेकंड में अलग कोई सा रोग आ गया, तीसरे में क्वाशियोरकोर दे दिया। ये सारे ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रकार के रोग, क्योंकि यहां से हमारा अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में कौन सा रोग नहीं है। तो आपको याद रखना है इधर, प्रोटीन की कमी से हमारे 2 रोगों का जन्म होता है। पहला रोग हमारा है क्वाशियोरकोर एंड सेकंड है हमारा मेरस्मस। ये 2 प्रकार के जो रोग हैं ये हमारी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में हम आगे बढ़ेंगे इधर। चलते हैं आगे अब इधर। तो मैं बात कर रहा था इधर आपको कि फर्स्ट हमारा जो रोग है वो है क्वाशियोरकोर। पहले रोग के बारे में पढ़ेंगे हम, क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर याद रखना है इधर, मैंने अभी आपको बताया है कि प्रोटीन की कमी से हमारे 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला रोग हमारा है क्वाशियोरकोर और सेकंड कौन सा है? मेरस्मस। क्वाशियोरकोर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग की खास बात क्या है? इस रोग में खास बात यह है कि जो बच्चा होता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के अंदर मिलेंगे ये दोनों रोग, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस, ये छोटे बच्चों के अंदर पाए जाने वाले रोग हैं। अब इस रोग में खासियत क्या है? इस रोग में जो रोगी व्यक्ति होता है उसका पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्वाशियोरकोर रोग में कंडीशन क्या होती है कि रोगी जो व्यक्ति होता है उसका पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। हाथ पैर कैसे हो जाते हैं? दुबले पतले। हाथ पैर दुबले पतले, पेट फूला हुआ। ये हमारे मेन कैरेक्टर हमारा किसका है बताइए? क्वाशियोरकोर रोग का एक मेन कैरेक्टर होता है। ये पेट फूल जाता है, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं। ये हमारा किस रोग का मेन कैरेक्टर है बताइए? ये हमारा क्वाशियोरकोर रोग का एक मुख्य क्या माना जाता है? एक कैरेक्टर माना जाता है। अगला यदि मैं बात करूं मेरस्मस, मेरस्मस देखें जरा इधर, मेरस्मस रोग में क्या होगा? मेरस्मस रोग की खास बात ये होती है, देखो यहां से आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। मेरस्मस में आपको याद रखना है मरा मरा सा हो जाता है शरीर, यानी शरीर बिल्कुल कैसा हो जाएगा? दुबला पतला। तो याद रखें इधर, मेरस्मस रोग में शरीर कैसा हो जाता है? दुर्बल या वीक, या बोले तो अपन दुबला पतला हो जाता है। और याद रखना, स्टार लगा रहा हूं मैं इधर, यहां पे एक मेन कैरेक्टर है इसका
कि इस रोग में जो होता है वो आंखें कैसे हो जाती हैं, धसी हुई, आंखें धसी हुई नजर आती हैं, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई नजर आती हैं। किस रोग के अंदर, मेरस्मस रोग के अंदर। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने बताया अभी आपको कि प्रोटीन की कमी से हमारे दो रोगों का जन्म होता है। पहला है क्वाशरकोर, सेकंड इज मेरस्मस। क्वाशरकोर रोग में कंडीशन क्या होती है, क्वाशरकोर रोग में हमारी कंडीशन ये होती है कि यहां इस रोग में जो पेट होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। पेट क्या होगा, फूल जाता है और हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं। किस रोग के अंदर, क्वाशरकोर रोग के अंदर। और यदि मैं बात करता हूं मेरस्मस रोग के अंदर, तो मेरस्मस रोग का एक मेन कैरेक्टर हमारा यह है कि शरीर दुबला पतला हो जाएगा और आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई नजर आती हैं। ये इसका मेन कैरेक्टर है मेरस्मस का, कि आंखें जो होती हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई प्रतीत होती हैं, धसी हुई नजर आती हैं। ये किस रोग का मेन कैरेक्टर हो गया, ये मेरस्मस रोग का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। आगे बात करेंगे इधर इसके बारे में। आगे हमारा है प्रोटीन के जो हमारे कार्य हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य, तो अपन यहां बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन्स के कार्य के बारे में। देखिए सबसे पहला तो हमारा यह है कि प्रोटीन जो होता है ये एक निर्माणकारी तत्व या पदार्थ माना जाता है। दोबारा ध्यान देंगे इधर, मैंने बताया अभी प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन एक निर्माणकारी क्या माना जाता है, तत्व माना जाता है। दूसरा हमारा यह है कि ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन जो होता है ये क्या देने का कार्य करता है, ये ऊर्जा को प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन क्या काम करेगा, ये प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का हमें क्या करता है, कार्य करता है। एक बात और याद रखेंगे इधर, जो हमारा प्रोटीन है ये काय का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का क्या करता है, निर्माण इसी से होता है, प्रोटीन से होता है। अर्थात एंटीबॉडी जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण कौन कर रहा है, एंटीबॉडी का जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। याद रखना इधर, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। अच्छा एक बात और, मैंने बताया था अभी एंटीबॉडी शब्द आया यहां पे इधर, ये जो एंटीबॉडी होता है ये हमारा हिंदी में यदि हम बात करें तो ये कहलाएगा प्रतिरक्षी। क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षी। या इसका एक नाम और होता है, हम इसे इम्यूनोग्लोबिन या आईजी से शो करते हैं। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है ये एक निर्माणकारी तत्व माना जाता है। और सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया अभी कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराने का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तीसरा मैंने अभी आपको बताया ये प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बोले तो प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी बोले तो इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी बोले तो आईजी, आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। और मैं आपको यहां जानकारी के लिए भी बता रहा हूं, इधर आपको ध्यान देना होगा इधर कि जो एंटीबॉडी हैं वो एंटीबॉडी जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती हैं। एंटीबॉडी हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। मैं आपको यहां पे एक ट्रिक लिख रहा हूं इधर, उस ट्रिक के द्वारा आपको ये सारी की सारी एंटीबॉडी आपको याद हो जाएंगी। ट्रिक का नाम है गेम डी। ट्रिक का नाम क्या है बताइए, ट्रिक का नाम है गेम डी। अगर मैं बात करूं यहां पे इधर जी से हमारा बन गया इधर आईजीजी, ए से हमारा क्या बन गया आईजीए, एम से हमारा क्या बन गया आईजीएम, ई से बन जाता है हमारा आईजीई। और इधर यदि मैं बात करूं इधर डी से हमारा क्या बन गया आईजीडी। इनमें से याद रखना ये चारों की चारों जो एंटीबॉडी हैं, ये चारों के चारों एंटीबॉडी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन भी हमारे अधिकतर इसके अंदर से आते रहते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा इधर, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में,
एंटीबॉडी, पहली एंटीबॉडी है हमारी इधर आईजीएम। अच्छा, ये जो आईजीएम जो एंटीबॉडी है ये कहलाती है प्राथमिक एंटीबॉडी। प्राथमिक एंटीबॉडी यानी इस एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में सबसे पहले होता है। तो यह क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा कि प्राथमिक एंटीबॉडी के रूप में किस एंटीबॉडी को जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आईजीएम। तो प्राथमिक एंटीबॉडी के रूप में हमारी कौन सी एंटीबॉडी को जाना जाता है, आईजीएम। दिस इज द प्राइमरी एंटीबॉडी, ये सबसे पहली एंटीबॉडी है जिसका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो यहां क्वेश्चन बनता है हमारा कि हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो एंटीबॉडी कौन सा है, वो एंटीबॉडी हमारा है आईजीएम या इम्यूनोग्लोबिन एम। आगे बात करेंगे इधर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा अधिकतर क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है कि मां के दूध में उपस्थित एंटीबॉडी, मां के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो मां के दूध के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी का नाम क्या है, आईजीए। आईजी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन ए ये मदर मिल्क के अंदर या मां के दूध के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। इसे अपन क्या बोलेंगे, मदर मिल्क एंटीबॉडी, ये हमारी कहलाएगी मदर मिल्क एंटीबॉडी। यानी मां के दूध के अंदर पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी हमारी कौन सी बताइए, वो एंटीबॉडी है हमारी आईजीए। ये मां के दूध के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है। आपको मालूम होगा मां का जो पहला दूध होता है, प्रथम दूध जो स्तनों से निकलता है, मां का जो पहला दूध होता है जो स्तनों से निकलता है बच्चे के लिए पोषण के लिए, वो हमारा कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम, या इसको अपन क्या नाम देते हैं, खीस नाम देंगे इसको अपन। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने भी आपको बताया कि मां के दूध के अंदर पाए जाने वाला जो एंटीबॉडी होता है, मां के दूध के अंदर पाए जाने वाला एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है या आईजीए होता है। ये मदर मिल्क एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये जो मिल्क है, मां का जो पहला दूध होता है, वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। मां का जो पहला दूध होता है जिसे अपन कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जानते हैं, ये सर्वोत्तम आहार माना जाता है बच्चे के लिए। अतः ये जरूरी होता है कि मां का जो स्तनपान है वो बच्चे को लगभग 6 माह तक कराया जाना जरूरी है। मां का पहला दूध मैंने बताया। देखो क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, क्वेश्चन हमारा एक यहां से बनेगा, एंटीबॉडी के अंदर से बन सकता है कि वह कौन सी एंटीबॉडी है जो प्राइमरी एंटीबॉडी के नाम से जिसको जाना जाता है, वो एंटीबॉडी है आईजीएम। और वह कौन सी एंटीबॉडी है जो मां के मिल्क के अंदर या मदर मिल्क के अंदर पाई जाती है, वो एंटीबॉडी है हमारी आईजीए, मदर मिल्क एंटीबॉडी के नाम से भी इसको जानेंगे अपन। और मां का जो पहला दूध होता है वो हमारा कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से उसको जाना जाता है। अब यहां पर अगली एंटीबॉडी के बारे में अपन बात करेंगे। इधर आईजीए हमारा यहां से हो गया, आईजीएम हो गया, अब है हमारा आईजीजी। क्वेश्चन हमारा ये से यहां से भी बनता है इधर। अच्छा, ये हमारी आईजीजी क्या बताइए, आईजीजी ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को पार करके किसके अंदर चली जाती है, भ्रूण के अंदर। आईजीजी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा या तो बनेगा आईजीए के अंदर से बनेगा, या क्वेश्चन हमारा बनता है कहां से, आईजीजी के अंदर से। यदि क्वेश्चन आया है एंटीबॉडी के अंदर से यदि आएगा तो क्वेश्चन बनेगा आईजीए के अंदर से या आईजीजी के अंदर से। ये जो आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबिन जी, जो एक प्रकार की एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी प्लासेंटा से होती हुई भ्रूण के अंदर पहुंचने वाली एंटीबॉडी है। और याद रखना मित्रों, प्लासेंटा का मीन्स क्या है, प्लासेंटा का हिंदी मीनिंग होता है अपरा। प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा का हिंदी वर्ड हमारा क्या होता है, अपरा होता है।
जैसे हम गांवों की सामान्य बोलचाल की भाषा में नाल कहते हैं। तो याद रखना प्लासेंटा क्या है, ये एक नली समान रचना होती है जो बच्चे से मां के गर्भ से कनेक्ट, यानी बच्चा का जो हमारा बच्चा होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रियो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है या बच्चे का जो विकास हो रहा होता है गर्भाशय के अंदर, उसके द्वारा मां के गर्भ से जुड़ने वाली जो रचना होती है वो रचना हमारी कहलाती है प्लासेंटा। और प्लासेंटा के जरिए ही वो बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, वो क्या प्रदान, उसको क्या मिलेगा, पोषण प्राप्त होता रहता है। तो याद रखना इधर डेवलपिंग चाइल्ड के लिए जो डेवलप हो रहा है किसके अंदर, फीटस के अंदर, जो फीटस या गर्भ के अंदर जो हमारा डेवलपिंग हो रहा है उसका, चाइल्ड का, उसके लिए पोषण प्रदान करने वाली जो रचना होती है, उस पोषण प्रदान करने वाली रचना को मैंने क्या नाम दिया, उस रचना को मैंने नाम दिया यहाँ पे प्लासेंटा, या उसको हम काय के नाम से जानते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं। थोड़ा हमने प्रोटीन से हट करके ये टॉपिक लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्ड आया हुआ है एंटीबॉडी का निर्माण भी प्रोटीन करती है, उसी की वजह से मैंने थोड़ा एंटीबॉडी को यहाँ से आपको समझाया इधर, ठीक है। तो आपको एंटीबॉडी के सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, या जितनी भी एंटीबॉडीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही है बोर्ड के ऊपर, ये सारी की सारी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करेंगे इधर, ये आपने समझ लिया होगा इधर, अपरा, अपरा का मीन्स होता है प्लासेंटा, या इसका एक नाम और होता है प्लासेंटा अपरा या नाल। ये क्या रचना, ये नली समान रचना होती है जिसका निर्माण मांसपेशियों के द्वारा होता है, और इसी के द्वारा बच्चा क्या करता है, डेवलपिंग जो चाइल्ड होता है वो, या डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो मां से क्या लेता है, पोषण ग्रहण करता है। तो पोषण प्रदान करने वाली इस रचना को मैंने क्या नाम दिया, प्लासेंटा नाम दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक एंटीबॉडी और है, डी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए है नहीं है, इसलिए अपन डी के बारे में नहीं समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो थी मैंने आपको बताई इधर, एक हमारा यहां से रह जाता है IgE। जरा देखिएगा इधर, आप नोट करते हो चले हाथों हाथ इनको, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। IgE, जैसा कि आपको नाम में आ रहा है IgE, ई का मतलब क्या हो गया, एलर्जी, ई का मतलब क्या हो गया, एलर्जी। आपको सीधा सीधा याद रखना है, एम है तो IgM, एम का मतलब है मैं बनूंगा समझते पहले, यानी मैं बनूंगा सबसे पहले, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी एंटीबॉडी है, सबसे पहले बन रही है बॉडी के अंदर। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, मेरे अंदर बन रही है तो सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी हो गई, IgM। सेकंड मैंने बताया आपको IgA, ये मदर मिल्क के अंदर पाई जा रही है इधर, और इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी IgG, ये प्लासेंटा से होती हुई भ्रूण के अंदर पहुंचने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। एकमात्र एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि इस एंटीबॉडी के अलावा प्लासेंटा से होते हुए और कोई सी भी एंटीबॉडी शरीर के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे IgE के बारे में। ई का मतलब होता है एलर्जी, तो याद रखना इधर, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं में, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाली एकमात्र एंटीबॉडी। आपको सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन याद रखना है इधर, ई का मतलब है एलर्जी, तो एलर्जी संबंधी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाली एंटीबॉडी का नाम क्या बताइए, IgE। तो IgE एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाली या सक्रिय होने वाली जो एंटीबॉडी है वो हमारी कौन सी है, IgE। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इधर, अब आगे तरफ, आगे तरफ चलते हैं इधर। मैंने आपको भी बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्लों की क्या होती हैं, बहुलक होती हैं। प्रोटीन किसकी बहुलक मानी जाती है, अमीनो अम्लों की क्या मानी जाती है, बहुलक। प्रोटीन जो होती है वो हमारी अमीनो एसिड की क्या होती है, प्रोटीन अमीनो अम्लों की क्या होती है, बहुलक होती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि हार्मोन प्रकृति के भी होते हैं। ये जो अमीनो अम्ल हैं, यानी अलग से लेंगे अपन हार्मोन को, यानी हार्मोन जो होता है ये प्रोटीनी प्रकृति के माने जाते हैं, प्रोटीन प्रकृति के। मैंने बताया अभी हार्मोन जो होता है वो हमारे कौन सी प्रकृति का है, हमारा वो प्रोटीनी प्रकृति का माना जाता है। यानी हार्मोन जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीनी प्रकृति होती है।
अब मैंने आपको यहां से बताया था इधर कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों का क्या माना जाता है, बहुलक माना जाता है। अब ये जो हमारा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड बताया था मैंने आपको अभी कि ये प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्लों की बहुलक मानी जाती है। ये भी हमारे कितने प्रकार के, दोहरी नेचर वाला होता है, यानी डुअल जो नेचर पाया जाता है या अमीनो अम्लों की जो दोहरी प्रकृति पाई जाती है, ये दोहरी प्रकृति होती है। पहला है एसिडिक, सेकंड है हमारा बेस, यानी ये क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं और ये कैसी प्रकृति के भी माने जाते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। तो याद रखना इधर प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों का क्या माना जाता है, बहुलक माना जाता है। और मैंने बताया अभी कि अमीनो अम्ल जो होता है वो दोहरी प्रकृति के होते हैं, एक अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और एक हमारे कैसी और कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो दिस इज द डुअल नेचर ऑफ द अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का हमारा कैसा नेचर हो गया, डुअल नेचर हो गया या दोहरी प्रकृति हो गई। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ एसिडिक प्रकृति के बारे में। यदि हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है, यदि हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में अमीनो एसिड जो होता है वो बेस को क्या करेगा, निकालना स्टार्ट करेगा। दोबारा समझे इस पॉइंट को। मैंने बताया अभी कि अमीनो एसिड हमारा डुअल नेचर वाला होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की नेचर रखेगा ये। यदि हमारी बॉडी में एसिड यदि ज्यादा मात्रा में बनना स्टार्ट हो गया तो याद रखना इधर उस कंडीशन में अमीनो एसिड क्या रिलीज करेगा, बेस रिलीज करेगा। और यदि हमारी बॉडी के अंदर बेस ज्यादा मात्रा में निकलना स्टार्ट हो गया तो अमीनो एसिड क्या निकलना स्टार्ट करेगा, तो अमीनो एसिड निकालना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि बेस ज्यादा मात्रा में निकलेगा बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में, या बेस ज्यादा मात्रा में है बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में अमीनो एसिड क्या रिलीज करेगा, एसिड, ताकि एक साम्य बना रहे बॉडी के अंदर। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि जो एसिड होता है या जो अम्ल होता है वो हमारा बेस के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा, या क्षार के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, उदासीन करेंगे, और यहां पर क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने आपको बताया अभी जब अम्ल की क्रिया हम क्षार के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो उस कंडीशन में साल्ट और वाटर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अर्थात इस रिएक्शन के अंदर अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज करेगा और क्षार जो होगा वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, इधर साल्ट और वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना ऐसी कंडीशन हमारी इधर है, हमारी बॉडी के अंदर यदि क्षार ज्यादा मात्रा में बन गया तो उस कंडीशन में अमीनो एसिड क्या रिलीज कर रहा है, एसिड, और यदि एसिड ज्यादा मात्रा में बन गया तो अमीनो एसिड उस कंडीशन में क्या रिलीज कर रहा है, बेस रिलीज कर रहा है। अर्थात ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जिससे अपन न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने कि अम्ल व क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताना था इधर, इसके अंदर चलेंगे अपन आगे की तरफ। यहां पे आगे 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है, आगे बात करेंगे अपन 1 ग्राम प्रोटीन। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन है उससे 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी क्या मिलती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इससे हमारी बॉडी के लिए 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है, उस 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितना कैलोरी एनर्जी मिलेगी, 4.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है वो हमारी 1 ग्राम प्रोटीन से क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से कि 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 4.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है हमारी किससे, 1 ग्राम प्रोटीन्स के द्वारा। मैं यहां कुछ प्रोटीन्स के बारे में बता रहा हूं आपको। इधर प्रोटीन्स के बारे में अपन बात करेंगे। इधर यहाँ पे इधर
एक हमारी प्रोटीन्स है इधर, उस प्रोटीन्स का नाम है हमारा इधर फाइब्रिनोजन। हम एक प्रोटीन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं इधर, फाइब्रिनोजन। कंडीशन क्या होती है फाइब्रिनोजन में, जरा ध्यान देना इधर। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाती है। तो याद रखना इधर, रक्त का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी हमारे बताइए, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन को अपन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये ब्लड का क्या बनाती है, क्लॉट बनाती है। यदि हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी चोटग्रस्त जो भाग होता है या बॉडी में कहीं भी यदि चोट लग जाती है तो चोटग्रस्त जो भाग होता है उस चोटग्रस्त भाग में वहां पर खुंड बनाने का जो काम कर रही है या क्लॉटिंग का जो काम कर रही है वो कौन सी प्रोटीन कर रही है बताइए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या हुआ, चोट लगी हुई जगह से यदि ब्लड बह रहा है तो उस बहती हुई जगह पर या जहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया वहां पर क्लॉट या थक्का बनाने का जो काम कर रहा है, क्लॉटिंग का जो काम कर रहा है वो कौन सी प्रोटीन के द्वारा किया जा रहा है, वो प्रोटीन है हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर शरीर में टिश्यू का निर्माण करने में भी ये हेल्प करती है। तो शरीर में ऊतकों के निर्माण में जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है बताइए, शरीर में जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके निर्माण में जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्रोटीन के द्वारा इसका काम किया जा रहा है। प्रोटीन के द्वारा इसका टिश्यूज का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और एक बात और याद रखेंगे इधर, भेड़ जो होती है जंतुओं के अंदर, क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सब एनिमल्स के अंदर वह जंतु कौन सा है जिसके दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है। तो भेड़ के दूध के अंदर या भेड़ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। याद रखना इधर, ये जंतुओं के बारे में बात हो रही है। इधर जंतुओं में जो भेड़ है उस भेड़ के दूध के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। एक बात और याद रखेंगे इधर, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो हमारा कौन से अंग में होगा बॉडी के बताइए, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर कितना % प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, आमाशय के अंदर लगभग 11% जो प्रोटीन होती है, 11% प्रोटीन जो होती है उसका पाचन हमारा किसके अंदर होता है, वो आमाशय के अंदर होता है। और 68% जो होती है उसका हमारा काय के अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। तो छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का कितना % भाग बच रहा है बताइए, 68%। और जबकि आमाशय के अंदर कितना % है, आमाशय के अंदर जो हमारा प्रोटीन का जो पाचन हो रहा है वो कितना % हो रहा है, वो हमारा 11% प्रोटीन का क्या हो रहा है, पाचन किया जा रहा है। इसके अलावा दूध के अंदर या दूध में उपस्थित बताइए, दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, दूध के अंदर हमारी प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन हमारी कौन सी है, कैसीन प्रोटीन। दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और याद रखेंगे इधर, ये जो दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है इसको पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारा रेनिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, दूध के अंदर जो हमारी प्रोटीन पाई जाती है वो दूध के अंदर हमारी कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और कैसीन प्रोटीन जो होता है उसका पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो हमारा रेनिन एंजाइम है। यानी रेनिन एंजाइम जो होता है ये हमारा कहां से निकाला जाता है, ये आमाशय के द्वारा निकाला जाने वाला हार्मोन है, या आमाशय से स्रावित किया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध के अंदर पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितने पेयर में होती है बताइए, 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और इन गुणसूत्रों का निर्माण भी हमारा के द्वारा हो रहा है बताइए, इन गुणसूत्रों का जो निर्माण हो रहा है डीएनए प्लस प्रोटीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के निर्माण में भी हमारा प्रोटीन का एक अहम योगदान होता है। यानी गुणसूत्र जो होते हैं
वो डीएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के हमारा किसका निर्माण हो रहा है बताइए, गुणसूत्र जो होते हैं इनका निर्माण हमारा क्या के द्वारा होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, इनके द्वारा हमारा किसका निर्माण हो रहा है बताइए, प्रोटीन का गुणसूत्र का जो है फॉर्मेशन, डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम्स 23